हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। इससे पहले हमने उत्तराखंड के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जाना था। आज हम उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड का विभाजन भौगोलिक रूप से कैसे हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक या फिर भौतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो भौतिक भाग कौन कौन से हैं? पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद, मुख्य, महान या उच्च हिमालय। जो वृहद हिमालय है उसे हम मुख्य हिमालय, महान हिमालय, उच्च हिमालय कई नामों से पुकारते हैं। थर्ड है लघु या फिर मध्य हिमालय। चौथा दूनद्वार क्षेत्र। पांचवा शिवालिक क्षेत्र या फिर बाह्य हिमालय। छठा बाबर क्षेत्र। सेवेंथ तराई क्षेत्र और एट्थ गंगा का मैदानी क्षेत्र। जिसमें से आप ये ट्रांस हिमालय को देख रहे हैं, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसकी उत्पत्ति हिमालय के बनने से पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी भाग हमारा ट्रांस हिमालय है। और उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी भाग अगर हम कहें तो वो है गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो आपको मैंने यहाँ पे उत्तर से दक्षिण का क्रम और दक्षिण से उत्तर का क्रम दिखा रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं पेपरों में आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको क्रम लगा के दे देगा कि अवरोही क्रम लगाओ या आरोही क्रम लगाओ, जिसमें छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा लगाना होता है। लेकिन इसमें हमारा ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण कौन सा हिमालय आता है और दक्षिण से उत्तर कौन सा हिमालय आता है। एच.सी. खरकवाल के अनुसार उत्तराखंड का विभाजन 5 भागों में किया जाता है। एच.सी. खरकवाल कहते हैं कि उत्तराखंड कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में। वैसे हमें पढ़ना है कि उत्तराखंड राज्य 8 भौगोलिक, अगर आपको ऑप्शन में 8 दिखाई देता है तो आप पहले प्रेफरेंस 8 को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक विभाजन। इसके बारे में पढ़ते हैं। भौगोलिक विभाजन 2 टाइप से होता है। किस किस उसमें हम भौगोलिक विभाजन कर सकते हैं? एक पर्वतीय क्षेत्र में कर सकते हैं और एक मैदानी क्षेत्र में कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपके वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आएंगे। ट्रांस हिमालय इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है वो हिमालय के बनने से पहले हो चुकी थी, इसलिए हम पर्वतीय क्षेत्र में उसे नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में आपका भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स दी गई हैं ITSZ। मैं इनका फुल मीनिंग आपको अभी यहाँ पे बता दे रही हूँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगी कि ये क्या चीज़ें हैं। ITSZ जिसको हम कहते हैं इंडो तिब्बत सचर जोन या तिब्बत सीमा जोन। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसे हिंदी में कहा जाता है। MBD मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फिर मुख्य भ्रंश रेखा, मुख्य सीमावर्ती रेखा। HFF हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, बाह्य हिमालयी वंश। अगर जिसने अभी हाल ही में लोअर PCS या फिर FRO का पेपर दिया है, उन्हें दिखाई दे रहा होगा कि कुछ मतलब ये चीज़ें देखी हुई लग रही होंगी क्योंकि इससे क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है इनको हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र। जैसा कि हमने जब हम क्रम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा उत्तर से दक्षिण का क्रम देखा था, तो सबसे दक्षिण में उत्तराखंड में कौन था? गंगा का मैदानी क्षेत्र ही था। उत्तराखंड में सबसे दक्षिण क्षेत्र व उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्र, जो कम क्षेत्र है वो है गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा या अन्य नदियों द्वारा लाए गए महीन जो कण होते हैं या फिर अवसाद होते हैं, काप, मिट्टी, कीचड़, बालू, इनसे जो क्षेत्र निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं? गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी हरिद्वार, जो हरिद्वार का दक्षिणी हिस्सा है, और उधम सिंह नगर के जसपुर विकासखंड के अधिकांश क्षेत्र जो होते हैं वो किस में आते हैं? गंगा के मैदानी क्षेत्र में आते हैं। इसका मतलब गंगा के मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है, अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कितने जनपदों में है, तो आप उत्तर देंगे कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर। हरिद्वार में भी कौन सा? दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी हरिद्वार और उधम सिंह नगर। यह क्षेत्र कृषि हेतु अत्यंत उपजाऊ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि कृषि हेतु सबसे अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, तो अगर उसमें गंगा का मैदानी क्षेत्र है तो आप उसे टिक करेंगे। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं यहाँ पे? तो सबसे मुख्य फसलें इसमें गन्ना, गेहूँ और धान। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ बाढ़ वाले क्षेत्रों में खादर मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे बाढ़ आती है उसमें क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर मिट्टी। और जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बांगर मिट्टी।
अगर आपसे पूछते हैं कि इसका विस्तार कितना है, मतलब कि गंगा का, हम कह रहे हैं ना कि सबसे कम क्षेत्र है गंगा का, मैदानी क्षेत्र है जो, तो उसमें कितना विस्तार है उसका, 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में। गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है खादर मिट्टी क्षेत्र और दूसरा है बांगर मिट्टी क्षेत्र। तो इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता है पेपर में। तो इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। खादर मिट्टी क्षेत्र और बांगर मिट्टी क्षेत्र नई मिट्टी से बना जो क्षेत्र होता है, ठीक है, नई मिट्टी से जो बना क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं खादर मिट्टी क्षेत्र। और बांगर मिट्टी क्षेत्र क्या होता है, जो पुरानी मिट्टी से बना होता है, ठीक है। मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि जो पुरानी चीज़ होती है हम उसे भंगार में डाल देते हैं ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पुराना भंगार या फिर भांगर मिट्टी क्षेत्र। जो खादर मिट्टी क्षेत्र होता है ये कृषि के लिए उपजाऊ होता है और ये कृषि के लिए कम उपजाऊ होता है। जो पुराना है, काम का ही नहीं है, तो वो क्या होगा, कम उपजाऊ होगा। ये हल्के रंग की मिट्टी होती है और ये मैदान का सर्वाधिक भाग होता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, ये तो अभी हमने ऊपर देख लिया कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वो खादर मिट्टी क्षेत्र होते हैं और जो जहाँ बाढ़ नहीं आती वो हमारे बांगर मिट्टी के क्षेत्र होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तराई भाबर क्षेत्र। तराई भाबर क्षेत्र में क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। यह क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में तथा शिवालिक क्षेत्र या फिर बाह्य हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपका यहाँ पे हमारा गंगा का मैदान था, इससे ऊपर हमारा तराई क्षेत्र था, यहाँ पे हमारा शिवालिक था, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, यह क्षेत्र गंगा मैदानी क्षेत्र के उत्तर में, गंगा के उत्तर में है और जो शिवालिक है उसके दक्षिण में है, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र और तराई भाबर क्षेत्र HFF लाइन द्वारा अलग होते हैं। यही चीज़ आपको जो मैं पीछे बता रही थी, बाह्य हिमालय भ्रंश या फिर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि शिवालिक क्षेत्र और तराई भाबर क्षेत्र को कौन सा भ्रंश अलग करता है, इसकी मैं आपको एक बार अभी लास्ट में डायग्राम बना के भी दिखा दूंगी जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका ये शिवालिक पर्वत है, ठीक है, ये शिवालिक पर्वत है या फिर शिवालिक हिमालय है और ये तराई भाबर क्षेत्र है। तो इसको जो लाइन अलग कर रही है, ठीक है, इसको जो ये लाइन अलग कर रही है यहाँ पे से, या फिर जो भ्रंश अलग कर रहा है वो कौन सा भ्रंश है, HFF या फिर बाह्य हिमालय भ्रंश। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जो शिवालिक हिमालय होता है, शिवालिक हिमालय को हम कौन सा हिमालय कह रहे हैं, शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय कह रहे हैं। तो बाह्य हिमालय के लिए कौन सा भ्रंश है, बाह्य हिमालय भ्रंश, ठीक है, या फिर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, संपूर्ण उत्तराखंड का लगभग 7% भाग इसके अंतर्गत आता है। पूरे उत्तराखंड का कितना % भाग इसके अंतर्गत आ रहा है, 7% भाग। कृषि हेतु सबसे अच्छी मृदा जो होती है, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है कृषि के लिए, तो आप बोलोगे कि जलोढ़ मृदा जो होती है वो कृषि के लिए सबसे उपयोगी होती है और ये कहाँ पाई जाती है, तराई भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ भाग पूर्व में खटीमा, सितारगंज, हल्द्वानी, किच्छा, काशीपुर, पश्चिम में कोटद्वार से सीमा बनाते हुए संपूर्ण हरिद्वार जनपद तक फैला हुआ है। तराई भाबर में उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपको इसमें 2 उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो कि इसमें सबसे अच्छी मृदा, कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा। और तराई भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो तराई भाबर क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था तराई भाबर क्षेत्र। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तराई क्षेत्र। तो इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति है गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, ठीक है। तराई के उत्तर में और भाबर के दक्षिण में, मतलब उसके ठीक नीचे। पौड़ी गढ़वाल नैनीताल जिलों के दक्षिणी क्षेत्र व उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश भाग जो होते हैं वो तराई क्षेत्र में आते हैं। उधम सिंह नगर के हो गए, कुछ इतना डीप तो नहीं पूछता कि कौन कौन से आते हैं, बस आपको ज़िले याद रखने की कौन कौन से हैं। पौड़ी गढ़वाल नैनीताल जिले के दक्षिणी क्षेत्र हो गए और उधम सिंह नगर जिले के कुछ क्षेत्र हैं, मतलब मेन उधम सिंह नगर तराई क्षेत्र में आता है। और इसकी चौड़ाई कितनी है,
20 से 30 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आता है कि तराई क्षेत्र का सबसे मतलब तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो कितनी है 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पे कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, धान, गन्ना, गेहूँ, आलू, मतलब जिनमें पानी की मात्रा अधिक चाहिए होती है, अधिक पानी वाली जो फसलें होती हैं। ठीक है, फिर है यह क्षेत्र महीन मिट्टी और अवसादों से मिलकर बना होता है और अधिक वर्षा के कारण यहाँ दलदली भूमि पाई जाती है। वर्षा अधिक होती है इसलिए यहाँ पे अधिक पानी वाली जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है कि पाताल तोड़ जो कुएँ होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, भाबर, तराई या कुछ भी। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है कि तराई जो क्षेत्र होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं वह हमें तराई क्षेत्र में दिखाई देती हैं, क्योंकि आपको पता है वो दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए तराई क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं। इसलिए तराई क्षेत्र में जो आंतरिक जल स्तर होता है वो क्या होता है, ऊंचा होता है। तराई क्षेत्र में सघन वन की उपस्थिति के कारण वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है। तराई क्षेत्र में कुमाऊं एवं गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बंगाल आदि राज्य के लोग भी बसे हुए हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन वहाँ पे वही याद आपको करना है कि उधम सिंह नगर जो जिला है वो तराई क्षेत्र में आता है, वहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं थोड़ा उसका ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वहाँ पे पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। ठीक है, और एक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है आपका भाबर क्षेत्र। स्थिति है तराई क्षेत्र के उत्तर में और शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में स्थित। स्टार्टिंग में हमने तराई और भाबर को साथ पढ़ा है, उसके बाद फिर तराई और फिर भाबर क्षेत्र पढ़ा है। चौड़ाई है इसकी 10 से 12 किलोमीटर, पूर्व में चंपावत और पश्चिम में दूनता के फैला हुआ है। अब भाबर, जब नदियाँ पहाड़ों से होकर आती है तो गुरुत्वाकर्षण अपने साथ लाए कंकड़, पत्थर, बालू यहाँ पर छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, तो ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, भाबर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, भाबर क्षेत्र में नदियाँ धरातल के ऊपर ना बहकर अदृश्य होकर धरातल के नीचे बहती है। भाबर में जो नदियाँ होती हैं वो आपको दिखाई नहीं देती, वो कहाँ पे दिखाई देती हैं, आगे जाके तराई क्षेत्र में दिखाई देती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं वो धरातल के ऊपर ना बहकर कहाँ बहती हैं, धरातल के नीचे बहती है, तथा तराई क्षेत्र में नदियाँ फिर से देखने को मिलती हैं। यही लाइन में आपको बता रही थी, भाबर में वो नदियाँ नहीं दिखाई देती, अदृश्य हो जाती हैं, लेकिन बहती तो है कहाँ, धरातल के नीचे। लेकिन जो तराई क्षेत्र होता है उसमें वो नदियाँ फिर से भाबर क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। जड़ी बूटियाँ एवं जंगली झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। जो भाबर क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, जड़ी बूटियाँ और जंगली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भाबर क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे जो चौड़ाई होती है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। और भाबर क्षेत्र में मुख्यतः नैनीताल जनपद और गढ़वाल के कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र भाबर में आते हैं, नैनीताल जनपद में आपका हल्द्वानी आ गया, जैसे भीमताल वगैरह, मतलब जो भी है नैनीताल जनपद में आते हैं। मेन यहाँ पे भाबर जो आएगा वो हल्द्वानी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका शिवालिक क्षेत्र है, ये आपका तराई भाबर क्षेत्र है। शिवालिक क्षेत्र को तो हमने पहाड़ी क्षेत्र कह दिया और तराई भाबर क्षेत्र को हमने मैदानी क्षेत्र कह दिया। तो इसके बीच में जो होता है वो क्या होता है, हमारे द्वार या फिर घाटे होते हैं। मैदानी क्षेत्रों से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश हेतु जो स्थान होता है, कहाँ से, पर्वतीय क्षेत्र से अगर आपको मैदानी क्षेत्र में आना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो इसके लिए कुछ प्रवेश हेतु स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, घाटे या फिर द्वार कहते हैं। ठीक है, सभी घाट द्वार तराई भाबर क्षेत्र, शिवालिक व दून क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो घाट या फिर द्वार होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके तराई भाबर क्षेत्र में या फिर शिवालिक व दून क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हरिद्वार आ गया ना, हरिद्वार, कोट द्वार कहाँ है, पौड़ी में, द्वार कोट ये भी पौड़ी में, ठाकुर द्वार पौड़ी में, चौकी घाट नैनीताल में, चोर गलिया हल्द्वानी में, काठ गोदाम हल्द्वानी में, ब्रह्मादेव
टनकपुर चंपावत में, मोहंद्र पास द्वार देहरादून में, तिमली पास देहरादून में, बमोरी काठगोदाम या फिर नैनीताल में। तो ये कुछ घाट या फिर द्वार हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एक कोट द्वार पेपर में पूछा जाता है कि कोट में मतलब ये कोट द्वार जो है वो कहाँ स्थित है, एक ये पूछा जाता है। एक द्वार कोट के बारे में पूछ लिया जाता है। चौकी घाट, ठाकुर द्वार, इनके बारे में ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर, ऊंचाई 700 से 1200 मीटर। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए जो नीचे लिखा हुआ है, मेन आपको इतनी चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। तो उत्तराखंड के भौतिक विभाजन में हमने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे आपका गंगा के मैदानी क्षेत्र, भाबर, तराई और दून या फिर द्वार क्षेत्र। इससे आगे की वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।